एंटी फ्रिक्शन आज हम पढ़ लेते हैं। तो कुछ जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन था कि आप बॉडी पर फोर्स लगा रहे थे, एक सरफेस के ऊपर बॉडी रखी हुई थी और है ना, दोनों के बीच में यानी जो सरफेस पर रखी वो और जो बॉडी है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था, ठीक है ना। या आप ऐसे कहते हैं कि एक्चुअल में बॉडी मूव नहीं कर रही थी, तो आप कहते हैं फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। तो काइनेटिक क्या होगा कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, या ऐसे कह दो, ये बात मैंने तब बोली जबकि सरफेस रेस्ट पर होगा। या फिर मैं ऐसे कहूँगा व्हेनेवर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, एक ही बात है। व्हेन फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट मेड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये डायग्राम बनेगा जू का, तो वही फोर्स ये अप्लाइड है, नॉर्मल रिएक्शन ये वेट है, ये रहा फ्रिक्शन, इसे के लिखिए। और अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ एफ माइनस एफ के इजिकल टू एन, एफ मेरा अप्लाइड फोर्स, आपको कैसे पता लगा ये ज़्यादा है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलेगा इसी की वजह से, इसकी वजह से नहीं। एफ माइनस एफ के इजिकल टू एन है ना। और अगर मान लिया ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ए ज़ीरो हो जाएगा, इसको ज़ीरो प्लेस करोगे तो एफ माइनस एफ के ज़ीरो, उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। तो क्या इस समय काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन वाला काम कर रहा है? हाँ, इस केस में स्पेशल कर रहा है, अदरवाइज वैसे नहीं करता, ठीक है ना। आपसे कोई काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप गलती से भी ये मत करना इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, नहीं। ये तो स्पेशल केस में कि व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके लॉज में सारे पॉइंट वही आएंगे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले थे, डिफरेंट कोई नहीं है, तो इसलिए आप उनको वहीं से पढ़ लें। लास्ट पॉइंट में लिख देता हूँ, हालांकि है तो वही, काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। याद करो ये बात कब थी, है ना, ये बात आपको याद है, ये कब आती है, जब मैंने बताया था आपको, ये उसमें तीसरे पॉइंट में आ जाएगा। और एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन आ जाएगा, ठीक है ना, म्यू के इंटू एन आ जाएगा। तो म्यू के क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। एन की वैल्यू एम जी होगी, क्या हमेशा नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, जैसे कि मैंने डायग्राम बना रखा है इस पर। आगे जाके जब तुम इंक्लाइंड सरफेस पढ़ोगे तो वहाँ ये इक्वल नहीं आएगा, तो ये फिर म्यू के एम जी हो जाएगा। ये बना काइनेटिक फ्रिक्शन का। अब आप इस फार्मूले में एक ख़ास बात सीखोगे, देखो इस फार्मूले में एक ख़ास बात है, वो ये कि मैं आगे सिखा रहा हूँ कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी है, जैसे नहीं, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो मैंने सिखाया आपको म्यू एस और म्यू के है। और हमेशा ध्यान रखो म्यू के की वैल्यू स्लाइटली लेस देन म्यू एस होगी, और जब म्यू के कम होगा तो हम कह सकते हैं जो एफ के होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होगा। क्यों होगा, ये भी रीज़न है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब आप देखो कि स्टार्टिंग में जैसे दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच बच्चे इंटरलॉकिंग हो जाती है। जैसे एक सरफेस का मॉलिक्यूल नहीं है, दूसरे का इससे ऐसे टाइट है। अब आप जब शुरू में फोर्स लगाते हो चलाने के लिए, तो आपको ये लॉक तोड़ना होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में से तोड़ना होता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक बार ये टूट गया फोर्स, फिर पोजीशन ही आ जाएगी, लॉकिंग तो टूट गई। अब तो ये दोनों मॉलिक्यूल मूव करेंगे, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाला, तो चलाए रखने के लिए जो फोर्स चाहिएगा वो तो कम चाहिएगा ना आपको। आपको लॉक तोड़ने के लिए तो फोर्स ज़्यादा चाहिए। एक बार लॉक टूट गया उसके बाद तो उसे मूव रखना है, आराम से थोड़े से फोर्स से चला लो, डन। और एक बात कि जो एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी है ना, अगर आप कहते हैं कि सर जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू को मैं बढ़ाता चला जाऊँगा, तो बढ़ाते जाने से उसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है ना, तो क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन में बदलेगा? मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू के एम जी है, म्यू के डिपेंड करेगा दोनों सरफेसेस के नेचर पर, वो तुमने बदला नहीं, मास नहीं बदला, फिर ये क्यों बदलेगा? तो मेरे फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, मेरे फोर्स लगाने से केवल उसकी स्पीड, यानी इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। तो इसलिए हम लिखें काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसी बात को यहाँ पर हम समझा रहे हैं, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। देखो मैंने बॉडी को रख दिया सरफेस पर, ये फोर्स मैंने अप्लाई किया, फ्रिक्शन को मैंने एफ एस एफ के कुछ नहीं लिखा, एफ लिख दिया, क्योंकि मुझे श्योर है कि फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ लिखा मैंने एफ अप्लाइड फोर्स, ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। मेरे फोर्स लगाने से अगर फोर्स मूव नहीं कर रहा है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे वो स्टैटिक, और उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर, बिल्कुल ठीक। मैंने फोर्स और बढ़ाया, क्या मोशन हुआ ना, फ्रिक्शन अभी भी कौन सा रहा, स्टैटिक, वैल्यू अप्लाइड के इक्वल। मैंने और बढ़ाया, क्या मोशन हुआ ना, फ्रिक्शन अभी भी कौन है, स्टैटिक, वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल। यानी जैसे जैसे मैं अपना फोर्स बढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़कर उसी के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन में ऑब्जेक्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन आ गया, यानी चलने के लिए तैयार हो गया, तो उस समय फ्रिक्शन है तो स्टैटिक ही, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू जैसे तुमने कहा था लिमिटिंग, ठीक। इस कंडीशन में वो चलने के लिए तैयार हो गया,
मैंने फोर्स और बढ़ाया तो और बढ़ाओगे वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, फ्रिक्शन कौन हो गया, काइनेटिक, जिसकी वैल्यू लिमिटिंग से कम होगी सर। और बढ़ाऊंगा तो एफ के कांस्टेंट रहेगा, ये वही बदलेगा, तो सीखा हमने। तो अब इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अप्लाइड फोर्स यहाँ लेके, फ्रिक्शन यहाँ लेके, तो देखो शुरू में आप ये देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के साथ बढ़ती चली जा रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रही है, इसको नाम किया आपने एफ एस मैक्सिमम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद आप अपना फोर्स बढ़ाओगे तो ये फ्रिक्शन कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि काइनेटिक आएगा। और अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो ये ग्राफ आपका आगे भागेगा, आगे भागने का मतलब फोर्स तो बढ़ता जा रहा है अप्लाइड, लेकिन फ्रिक्शन नहीं बदल रहा, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू तो ये फिक्स होगी। तो जो आपको वहाँ सारा सीखा वो आगे नहीं, आगे पूरा ग्राफ में इसमें सारा का सारा वो ग्राफ में आपके आ जा रहा, ठीक है। इसी तरह से एक और बताते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को सीखो। देखो ये क्या कहते हैं, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस होता है, यानी बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन हो, आपने फोर्स लगा रखा है, तो ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ नहीं। और आपको मालूम है कि अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊँ तो ये इनका रिजल्टेंट होगा, जिसको मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहा था, याद होगा आपको। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी रिजल्टेंट है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना भी एंगल बनाएगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेम्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये बना हुआ डायग्राम, अब इस डायग्राम में अगर मैं इसका नाम ए बी सी डी रखूँ और इसको एंगल को ये थीटा एस नाम दूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू एडी के इक्वल होगी, ये मैंने लिखा है बी सी अपॉन ए सी, बी सी की जगह एडी। अब जो एडी है आप देख रहे हो कि एडी जो है वो ये एफ एस मैक्सिमम के इक्वल है, और जो ए सी है वो एन के इक्वल है, वही मैंने यहाँ लिखा। नाउ वी नो दैट कि एफ एस मैक्सिमम म्यू एस एन होता है, एन से एन कैंसिल यहाँ पे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर दैट टू सरफेसेस। एक रिलेशन आ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स रिलेशन विद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।